योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था कोलाइडो वाला टॉपिक आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में जो टॉपिक्स रह गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, सबसे पहले तो है कोलाइड के बारे में। कोलाइड की परिभाषा जो कि आपको सामान्य में बता चुकी हूँ। कोलाइड जो है वो एक प्रकार का विषमांगी तंत्र है, ये आपको पता है। दूसरी बात, जिनकी दो प्रवस्थाएं होती है। विषमांगी वो होती है ना जिनकी दो अलग अलग प्रवस्थाएं होती है, मतलब आप अलग से पहचान सकते हो कि आपने दो अलग अलग घटक क्या मिलाया है। ठीक है, जैसा कि मैंने देखो पीछे आपको 3 एग्जाम्पल के साथ बताया था। 3 मैंने आपको अंतर बताए थे। एक मैंने कहा था, एक होता है आपका विलयन, एक होता है आपका निलंबन और एक होता है आपका कोलाइड। तो मैंने वहां पे आपको समझाया था अच्छे से पूरे सारणी को। जिन बच्चों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो पहले वाली वीडियो देख ले, ताकि इनमें जो अंतर है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो जो कोलाइड होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का विषमांगी तंत्र होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो प्रवस्थाएं हैं वो अलग अलग नजर आती हैं। हम विभेद कर सकते हैं कि इसमें प्रक्षिप्ति अवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। इनका जो आकार होता है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ये भी आपको पता है। विलयन की बात करें तो थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करते हैं। विलयन की बात करें तो विलयन जो है उनके जो अपने बोल सकते हैं प्रावस्था का जो आकार होता है, जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इस कारण से वो समांगी विलयन बनाते हैं। नेक्स्ट कोलाइड की बात करें तो ये आपका 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और अगर हम बात करते हैं निलंबन के बारे में तो ये आपके 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। तो ये आपको मैंने अच्छे से पीछे क्लियर कर रखा है। फिलहाल जो कोलाइड है इसके बारे में 2-3 बातें यहाँ पे मैंने अलग से लिख दी है। आपको पता है कोलाइड का निर्माण 2 प्रावस्थाओं के मिलने से होता है। कौन कौन से? एक तो है परिक्षिप्ति प्रावस्था और एक है परिक्षेपण माध्यम। जैसे हम विलयन तैयार करते हैं, अगर हम क्या तैयार करें, विलयन, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। अगर हम क्या तैयार करें, विलयन तैयार करते हैं तो आपको पता है विलय प्लस विलायक मिलकर किसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। ये सारी बातें हम अपने विलयन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका विलय है वो क्या है, कम मात्रा में पाई जाती है और जो विलायक है वो अधिक मात्रा में। ऐसे ही अगर हम कोलाइडी विलयन की बात करते हैं तो कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए भी विलय विलायक चाहिए। लेकिन कोलाइडी विलयन में जो आपके विलय होते हैं उसे तो हम क्या नाम देते हैं, परिक्षिप्ति प्रावस्था, यानी ये क्या है, एक प्रकार का विलय है। और अगर बात करते हैं परिक्षेपण माध्यम की तो ये एक प्रकार का क्या है, आपका विलायक है। यानी कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए जो अधिक मात्रा में आपको चाहिए वो है परिक्षेपण माध्यम, और जो कम मात्रा में आप यूज करते हो वो है परिक्षिप्ति प्रावस्था। और ये दोनों मिलकर आपके कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ पर परिक्षिप्ति प्रावस्था की अगर हम बात करें, इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कोलाइडी विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है। यही बताया मैंने आपको, जैसे विलयन के अंदर विलय कम मात्रा में होती है वैसे ही कोलाइडी विलयन के अंदर परिक्षिप्ति प्रावस्था कम मात्रा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट परिक्षिप्ति अवस्था कहलाती है और इसे आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछ ले कोलाइडी विलयन में आंतरिक प्रावस्था किसे कहते हैं तो आप समझ जाना वो परिक्षिप्ति प्रावस्था के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें परिक्षेपण माध्यम के बारे में तो मैंने अभी कहा कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। डेफिनेशन देखते हैं, कोलाइडी विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। इसे बाह्य प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम परिक्षिप्ति प्रावस्था को आंतरिक प्रावस्था कहेंगे तो परिक्षेपण माध्यम को क्या कहेंगे, बाह्य प्रावस्था कहेंगे। ये तो सामान्य बात होगी कोलाइड के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिक्षिप्ति अवस्था के कणों पर आवेश के आधार पर कोलाइडों का वर्गीकरण आपका स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है परिक्षिप्ति अवस्था के कणों पर आवेश के आधार पर वर्गीकरण जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें तो परिक्षिप्ति अवस्था पर आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो, आपने भी पढ़ा हुआ है कि आवेश 2 प्रकार से होते हैं, या तो धनावेश होते हैं या फिर ऋणावेश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि आपके परिक्षिप्ति अवस्था के कणों पर
धनावेश होता है तो उसे हम बोलते हैं धनात्मक कोलाइड। क्या बोलते हैं उसे हम? धनात्मक कोलाइड। और जिन परिक्षिप्ती अवस्था के कणों पर ऋणावेश होता है उन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक कोलाइड। समझ आ रही है बातें? देखो नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल पजल नहीं होना। आवेश दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो धनावेश या फिर ऋणावेश, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, आपको भी पता है, ठीक है। अब बात आती है कि परिक्षिप्ती अवस्था के ऊपर कणों के आवेश पर आधार पर अगर हम बात करें तो दो प्रकार की पढ़ेंगे हम, या तो हम पढ़ेंगे धनात्मक कोलाइड या हम पढ़ेंगे ऋणात्मक कोलाइड। अब धनात्मक कोलाइड नाम से पता चल रहा है भाई, धनात्मक कोलाइड यानी जिनके परिक्षिप्ती अवस्था के कणों पर धनावेश होगा वो धनात्मक कोलाइड होगा। और ऋणात्मक कोलाइड की बात करें तो जिनके कोलाइडी कणों के आवेश के ऊपर जो परिक्षिप्ती अवस्था के कण हैं उनके ऊपर ऋणावेश होगा, वो आपका ऋणात्मक कोलाइड कहलाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन को भी। ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्ती अवस्था के कणों पर धनावेश होता है धनात्मक कोलाइड कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन के बारे में हीमोग्लोबिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो हमारा रक्त होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी पाई जाती है ना, रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसका ना एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ये कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी, क्योंकि मुझे पता है कई कंपटीशन लेवल वाले बच्चे भी वीडियो को देखते हैं, तो कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो हीमोग्लोबिन के बारे में दो चार बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आरबीसी का रक्त लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। दूसरी बात, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हम जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो आपने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा। तो श्वसन तंत्र में क्या होता है कि जो हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया ना, वो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों से होते हुए पूरे शरीर तक कैसे पहुंचती है? तो रक्त की सहायता से। शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचती है? तो रक्त की सहायता से। और रक्त में ऐसा क्या पाया जाता है जो ऑक्सीजन को साथ में लेके जाएगा? तो ध्यान में रखना है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने के बाद वो शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। जहां जहां शरीर के अंगों को यानी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत है वो उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं। लेने के बाद देखो, जैसे हम भोजन करते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी जीव हो, ठीक है, अपने जब भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद पाचन की क्रिया हो जाती है और जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए होता है, जो वेस्टेज होता है, वो उत्सर्जित कर दिया जाता है ना। ठीक ऐसे ही जो हमारी कोशिकाएं होती है वो भी क्या करती है? हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेके आ रहा है उस ऑक्सीजन को लेगी, लेने के बाद अपशिष्ट के रूप में क्या त्यागती है? CO2। क्लियर बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहली बात तो हीमोग्लोबिन, देखो 12th वाले बच्चे जो है वो ध्यान में रखना, धनात्मक कोलाइड एक एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन है। और बाकी बच्चे इस चीज को भी ध्यान रखना क्योंकि कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। रक्त का लाल रंग पाया जाना, आरबीसी का जो कलर रेड होता है उसका रीजन होता है हीमोग्लोबिन वर्णक। दूसरी बात कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाने का काम रक्त का होता है। रक्त में उपस्थित आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो लेके जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके कौन आता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो आगे अपने बात करते हैं ऋणात्मक कोलाइड के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्ती अवस्था के कणों पर ऋणावेश होता है। बिल्कुल इजी है, वो धनावेश था, ये ऋणावेश है। ऋणावेश होता है ऋणात्मक कोलाइड कहलाता है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मिट्टी, गोंद, स्टार्च। जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, उन्होंने थोड़ा मामूली तो पढ़ा होगा कि जो मिट्टी है वो ऋणात्मक कोलाइड होता है ना। चलो कोई नहीं, जिनको नहीं पता वो ध्यान देना, मिट्टी ऋणात्मक कोलाइड है, गोंद, स्टार्च ऋणात्मक कोलाइड है, लेकिन हीमोग्लोबिन धनात्मक कोलाइड है। आई थिंक ये सारा समझ आ गया होगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देखो चल तो हमारा टॉपिक कोलाइडो का वर्गीकरण ही रहा है, लेकिन ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, पहला हम बात कर चुके हैं, ये दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आपका परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की परस्पर अनोन्य क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है,
यानी हम जो परिक्षिप्तीय अवस्था और जो परिक्षेपण माध्यम ले रहे हैं, जिनको मिला करके हम कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, इनके मध्य आकर्षण किस किस प्रकार का हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट। एक तो हम पढ़ेंगे द्रव स्नेही कोलाइड और एक हम पढ़ेंगे द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब हम कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो उससे पहले अगर हमने फोकस उसकी डेफिनेशन पे कर लिया ना, तो हमें समझ आ जाता है कि टॉपिक में क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर मैंने कहा कि एक है आपका द्रव स्नेही कोलाइड और एक मैंने कहा एक है आपका द्रव विरोधी कोलाइड। दोनों में क्या अंतर है, नाम से पता चल रहा है। एक में स्नेही है, यानी अपने बोल सकते हैं परिक्षिप्ती प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण है, स्नेह है, प्यार है, तो वो अपने होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। और द्रव विरोधी कोलाइड कौन सा होगा, जो एक दूसरे का विरोध करेंगे, दोनों के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा, किसी प्रकार का स्नेह नहीं होगा, वो आपका द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएगा। ठीक है, तो देखो द्रव स्नेही कोलाइड सीधा सा क्या मतलब निकलता है कि जिन विलयनों में या फिर जिन कोलाइडो विलयनों में, ठीक है, जिन कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्ती प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण पाया जाता है, उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। डेफिनेशन पता चल गई होगी, नाम से पता चल जाता है डेफिनेशन का। आई थिंक पता चल रहा होगा आपको कि देखो इसने क्या क्या बातें बोली है, अपने पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था द्रव स्नेही कोलाइड है। स्नेही स्नेह है, स्नेह मतलब होता है जैसे माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, तो स्नेह करते हैं एक दूसरे से, तो वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, सीधी सी बात है। तो द्रव स्नेही कोलाइड वे कोलाइड होंगे जिनमें परिक्षिप्ती प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा, स्नेह होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड बोलेंगे। देखो यहाँ पर वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं। अब देखो दोनों के बीच में स्नेह होगा तो वो आसानी से क्या कर लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो कोलाइडी विलयन बना लेंगे, क्योंकि कोलाइडी विलयन के लिए जरूरी है कि परिक्षिप्ती प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अभिक्रिया हो। विलयन के लिए जैसे जरूरी होता है कि विलय विलायक आपस में मिक्स हो, वैसे ही कोलाइडी विलयन के लिए भी जरूरी है परिक्षिप्ती प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम जो है आपस में मिक्स हो, और दोनों के बीच में आकर्षण होगा तो वो आसानी से कोलाइडी अवस्था में आ जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है आदि, क्या है इसके एग्जाम्पल है। यदि इनका अवक्षेपण हो जाए, देखो अवक्षेपण का सही से मतलब क्या है बताती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जब अपने पानी की बात करें, ठीक है, पानी अगर काफी गंदा होता है, ठीक है, तो अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा फिटकरी घोल दो, बोलते हैं ना कि इसमें थोड़ा सा फिटकरी घोल दो। फिटकरी से क्या हो जाएगा कि पानी में जितनी भी गंदगी है ना वो सारी नीचे बैठ जाएंगी। ये आपने देखा भी होगा, कईयों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं देखा होगा, तो प्रैक्टिकल करके देखना। आप पानी लेना, साफ पानी नहीं, फिल्टर वाला पानी मत लेना, आप पानी लेना नॉर्मल जो पानी आता है घर पे, थोड़ा गंदा ही होता है वो, उस पानी को लेना, उस पानी में थोड़ा सा फिटकरी घोल के फिटकरी को हटा लेना। आप देखोगे जो फिटकरी के कण उसमें गए हैं वो क्या करेंगे, उस पानी के अंदर उपस्थित गंदगी के साथ क्या कर लेंगे, आपस में चिपक जाएंगे और नीचे एकत्रित हो जाएंगे। उसे हम कहते हैं अवक्षेपण। उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण। जहाँ पे वो सारा एकत्रित होकर नीचे बैठ जाए, हमारा कोई काम का ना हो, उसे हम कहते हैं अवक्षेपण। समझ आई बात। अब देखो द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होता है, आपने कोलाइड बना लिया, कोलाइड बना लिया, कोलाइडों का आकार आपको पता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। अगर आकार बढ़ जाता है तो उसे हम कोलाइडी विलयन नहीं कहते, ये बात भी आपको पता है। अब आपको पता है कि आपने जो अपना क्या लिया कि जो कोलाइडी विलयन आपने तैयार किया है, ठीक है, अगर उसका अवक्षेपण कर दिया जाए, यानी कोलाइडी विलयन सारे आपस में मिक्स हो जाए, उनका अवक्षेप हो जाए, वो हमारे कोई काम का ना रहे, तो उसे अपने अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जब कोलाइड का अवक्षेपण हो जाए तो अवक्षेपण होने के बाद हम दोबारा उसको पहले वाले फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले वाले फॉर्म में उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं, यानी दोबारा हम उसको अवक्षेपण से कोलाइडी वाली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण से इसे उत्क्रमणीय प्रकृति का भी कहा जाता है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, यानी अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में, दोनों दिशा में चलती है, उसे तो हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है उसे हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया।
द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होता है, कोलाइडी विलेन बना, उसका अवक्षेपण हुआ, अवक्षेपण होने के बाद आप दोबारा उसको कोलाइड विलेन में प्राप्त कर सकते हो। तो यानी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है। समझ आ रही है मेरी बातें? अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है, इसलिए ये उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहलाते हैं। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई। अगर अवक्षेप हुआ कोलाइड में आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो, पहले कोलाइड था उसका अवक्षेप हुआ, दोबारा कोलाइड में प्राप्त करो, अभिक्रिया क्या हुई, उत्क्रमणीय प्रकृति की हुई। नेक्स्ट ये बोल रहा है ये अधिक स्थायी है, स्थायी हुए ना, अवक्षेप होने के बाद भी आप दोबारा कोलाइड में प्राप्त कर सकते हो, स्थायी प्रकृति की हुई भाई। नेक्स्ट अपने बात करते हैं परिक्षिप्ति प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होता है, इनमें आकर्षण होता है। आकर्षण होता है जब भी तो कोलाइडी विलेन तैयार होता है। अगर आकर्षण ही नहीं होगा तो क्या कोलाइडी विलेन प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। चलो फिर अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब है द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में बात करेंगे। द्रव विरोधी कोलाइड, जैसे कि मैंने आपको कहा था विरोध हो रहा है, इसमें विरोध किन के बीच हो रहा है, देखो बात चल रही है परिक्षिप्ति अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है विरोध भी इनके बीच में चल रहा होगा। तो ध्यान में रखना है द्रव विरोधी कोलाइड वे कोलाइड होते हैं जिनमें परिक्षिप्ति अवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होता। अब परिक्षिप्ति अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य यदि किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा तो क्या कोलाइड बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। अगर कोलाइड नहीं बन पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें बाहर से कई सारे मेथड लगाने पड़ेंगे उन दोनों के बीच में कोलाइड बनाने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, परिक्षिप्ति अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या है, आकर्षण नहीं है। अब जब तक परिक्षिप्ति अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होगा तो क्या उनका कोलाइड बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन हमें पता है कि हम इसका कोलाइड बना सकते हैं, ये अपने आप भले ना बनाए लेकिन हम इसका कोलाइड बना सकते हैं। तो जब हम इसका कोलाइड बना सकते हैं तो हमें बाहर से कुछ विधियों को अपनाना पड़ता है, किस लिए, इसका कोलाइड बनाने के लिए। जब आप इसका कोलाइड बनाओगे बाहर से अपनाई हुई विधियों से, तो वो जो आपका कोलाइड बनता है ना, देखो कोलाइड तो बन जाता है लेकिन वो कोलाइड स्थायी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो कोलाइड आपको प्राप्त होता है वो अगर एक बार उसका अवक्षेपण हो जाए तो अवक्षेपित हो गए जो आपका पदार्थ है उसका हम दोबारा द्रव विरोधी कोलाइड जो आपके बनते हैं उनको कोलाइड फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते। अब अगर हम अवक्षेपित हुए पदार्थ का दोबारा से कोलाइड नहीं बना सकते तो वो आपकी कौन सी प्रक्रिया हुई, वो आपकी अनउत्क्रमणीय प्रक्रिया हुई। समझ आइए बात। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था कि अभिक्रिया अगर दोनों दिशाओं में चले तो वो उत्क्रमणीय है और अगर वो केवल एक ही दिशा में चले तो वो अनुत्क्रमणीय है। और जैसा कि आपको पता है द्रव विरोधी कोलाइड में क्या हो रहा है, एक तो कोलाइड बन नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से आप बाहर से एफर्ट लगा रहे हो कोलाइड बनाने के लिए। एक बार कोलाइड बन गया, अब कोलाइड बनने के बाद अगर उनका अवक्षेपण हो जाता है, वो पहले से कोलाइड बड़ी मुश्किल से बना रहे थे, आपने क्या किया, उसको अवक्षेपित और कर दिया। अगर वो अवक्षेपित और हो जाए ना तो वो कैसे आएगा कोलाइड अवस्था में, क्योंकि कोलाइड अवस्था तो तब होगी ना जब परिक्षिप्ति प्रावस्था और जो परिक्षेपण माध्यम है उनके मध्य अपने आप आकर्षण हो। और इनमें तो नाम से पता चल रहा है द्रव विरोधी कोलाइड, कोई आकर्षण होता ही नहीं इनमें। जब आकर्षण ही नहीं होगा तो कोलाइड नहीं बनेंगे। कोलाइड बनाने के लिए बाहर से विधियां चाहिए, बाहर से विधियों से आपने एक बार कोलाइड बना तो लिया लेकिन अगर वो एक बार अवक्षेपित हो गए तो दोबारा आप उसको कोलाइडी फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आप दोबारा कोलाइडी फॉर्म में उसे प्राप्त नहीं कर सकते तो उसे हम अनउत्क्रमणीय कोलाइड अवस्था कहते हैं। समझ आ गई बात। अब जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं ना, अब देखो ना पता चल रहा है आपको कि स्थायी अवस्था में नहीं होते। जो आपका द्रव स्नेही था वो तो स्थायी अवस्था में था, लेकिन द्रव विरोधी जो होता है वो स्थायी अवस्था में नहीं होता। अब स्थायी अवस्था में नहीं होता लेकिन हमें तो कोलाइड चाहिए, इसलिए इसमें स्थायी कारक ऊपर से मिलाए जाते हैं ताकि आपके कोलाइड जो है वो स्थायी रहे, वो अवक्षेप में ना बदल जाए, क्योंकि अवक्षेप में बदल गए तो हम उसको दोबारा कोलाइड में प्राप्त नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात। देखो मैं एक एक चीज है ना आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, रटाने को तो मैं रटा दूँ, एक एक लाइन बता दूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है।
रटी हुई चीज़ कभी याद नहीं रहती, समझी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। और समझी हुई चीज़ आपके आज भी काम आएगी, कल भी काम आएगी, आने वाले टाइम में अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तब भी काम आएगी, या फिर आने वाले टाइम में अगर आप पढ़ाने का काम करते हो तब भी आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आई थिंक द्रव विरोधी कोलाइड भी समझ आ गया होगा। तो एक बार इसको पढ़ लेते अपने। द्रव विरोधी कोलाइड वे कोलाइड जो विलायकों के साथ कोलाइडी विलयन सरलता से नहीं बनाते ना, इनमें तो आकर्षण था, इनमें कोई आकर्षण नहीं है। दूसरी बात, इन्हें बनाने के लिए विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा था आपको कि इनमें कोलाइड आसानी से नहीं बनते, तो हमें बाहर से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बाहर से विधियां बनानी पड़ती है ताकि इनका कोलाइड बनाया जा सके। नेक्स्ट है, परिक्षिप्ति प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य कोई आकर्षण नहीं होता है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। एग्जाम्पल देख लो इसको, धातु व इनके सल्फाइड, जो धातु होते हैं या फिर धातु के सल्फाइड होते हैं वो आपके द्रव विरोधी कोलाइडों के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो इन्हें पुनः कोलाइडी विलयन में नहीं बदला जा सकता। समझ आ गई बात। एक बार अगर इनका अवक्षेपण हुआ तो आप पहले वाले कोलाइडी अवस्था में इसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कोलाइडों को स्थायी बनाए रखने के लिए देखो नेक्स्ट है, इन्हें विलयन में प्राप्त नहीं बदला जा सकता, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्हें स्थायी कारकों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये स्थायी नहीं होते। आई थिंक दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से। तो ऐसे करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को पॉज करो और लाइक करो पहले, अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब जो कोलाइडों के वर्गीकरण में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिक्षिप्ति प्रावस्था के कणों के आधार पर। ठीक है, तो परिक्षेपण क्या कहते हैं, माध्यम के आवेश के आधार पर पहला टॉपिक था, उसके बाद दोनों के मध्य आकर्षण के आधार पर था। अब है परिक्षिप्ति अवस्था जो है आपका, परिक्षिप्ति प्रावस्था जो है आपका इनके कणों के आधार पर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है बहुआण्विक कोलाइड। देखो बहुआण्विक कोलाइड क्या लग रहा है, जिसमें बहुत सारे अणु हैं। क्लियर बात, बहुत सारे अणु मिलकर इस कोलाइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो बहुआण्विक कोलाइड में क्या होता है कि ये वे कोलाइड होते हैं जिनका आकार, देखो इसमें देखो पहली बात ना कोलाइड ही है एक प्रकार के, इसे अपने यूं बोल के चलेंगे, लेकिन रियल मायने में बहुआण्विक कोलाइड के अंदर जो स्टार्टिंग में हमारे अणु होते हैं ना, वो कोलाइड का काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनका जो आकार होता है ना वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और आपको पता है अगर किसी का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा है तो वो हमारा कोलाइड नहीं हो सकता। कोलाइड के लिए एक आवश्यक शर्त ये है कि उसका आकार 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो बहुआण्विक कोलाइड में क्या होता है कि जो हमारा अणु होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से भी छोटा आकार होने के कारण कई सारे जो अणु होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के एक बहुआण्विक संरचना का निर्माण करते हैं। और जो बहुआण्विक संरचना का निर्माण होता है उसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में बाद में पहुंचता है, और इस कारण से उसे बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। आई थिंक समझ आ रहा है, दोबारा सुन ले। देखो मैंने आपको कहा बहुआण्विक कोलाइड, नाम से क्या पता चल रहा है, बहुत सारे अणु हैं, बहुत सारे अणुओं ने मिलकर कोलाइड का निर्माण किया है, यही पता चल रहा है। बहुआण्विक कोलाइड, बहुत सारे अणुओं ने मिलकर कोलाइड का निर्माण किया है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली बात, बहुआण्विक कोलाइड के अंदर क्या होता है कि जो आपके इसमें कण होते हैं, जो आपके अणु या परमाणु होते हैं, उनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर से भी कम है तो उन अणु व परमाणु जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, चिपकने के कारण उनका जो संरचना है वो बहुआण्विक बन जाती है। वो जो बहुआण्विक संरचना है वो आपकी 1 नैनोमीटर से क्या होगी, बड़ी होगी। देखो सीधी सी बात है, जब एक परमाणु की बात कर रहे हैं तो वो आपका जो है 1 नैनोमीटर से कम है, कम होने के कारण वो कोलाइड की कैटेगरी में अभी तक नहीं आया। अब कई सारे परमाणु आए, कई सारे अणु आए, वो आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद एक परमाणु, कई सारे परमाणु आपस में जुड़े, कई सारे अणु आपस में जुड़े, फिर एक संरचना का निर्माण हुआ जिसका आकार जो बनाना वो आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया। इस कारण से वो जो कोलाइड संरचना बनी है आपकी, उसे हम बहुआण्विक कोलाइड कहेंगे। क्लियर बात। देखो डेफिनेशन देखते हैं, बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है। इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण
ऐसे परमाणु या अणुओं का पुंज यानी गुच्छा होता है जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम हो। यही बता रही हूँ मैं आपको। अब 1 नैनोमीटर से कम होगा तो गुच्छा बनाएगा तो वो जो गुच्छा बनेगा वो आपका कोलाइड बनेगा और उसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। एग्जाम्पल अपने बात करें, स्वर्ण सॉल्ट, एक आपने सुना होगा सल्फर सॉल्ट, ठीक है। ये जो सॉल है, सॉल का मतलब क्या होता है कि सोने के जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं और उन्होंने किसका निर्माण किया, आपके आणविक संरचना का निर्माण किया। समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखो, स्वर्ण सॉल में कोलाइडी कण स्वर्ण परमाणुओं के विभिन्न आकार के गुच्छे होते हैं। सल्फर सॉल में कोलाइडी कण S8 अणुओं के पुंज होते हैं। सल्फर के 8 अणुओं के क्या होते हैं, पुंज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं वो है आपका वृहत आणविक कोलाइड। देखो वृहत आणविक कोलाइड की बात करें तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ध्यान से समझना। इसमें तो जो हम ले रहे थे, जो परमाणु हम ले रहे थे उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम था, वो अपने कोलाइड की कैटेगरी में आया नहीं था। लेकिन इसमें जो जिसकी हम बात करेंगे ना वो पहले से कोलाइड होगा। लेकिन देखो एक आपका चैप्टर आएगा, ध्यान से सुनना, एक आपका चैप्टर आएगा बहुलक, और बहुलक के बारे में आप लोग 9वीं से पढ़ते आ रहे हो कि जब एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती है तो जिस संरचना का निर्माण करती है उसे अपने बहुलक इकाई कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए ना कि जब एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी बहुलक बनेगा। बहुलक का मतलब क्या, बहुत सारे एकलक आपस में जुड़ चुके हैं और बहुत सारे एकलक जगह आपस में जुड़ जाएंगे तो जो संरचना वो बनेगी उसे अपने वृहत मतलब बहुत बड़ी संरचना बनेगी। बड़ी संरचना बनेगी, बड़े को अपने क्या बोलते हैं, वृहत, तो इसे अपने क्या बोलते हैं, वृहत आणविक कोलाइड। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है कि पहले देखो जो आपका वृहत आणविक कोलाइड होता है ये आपके कोलाइड की कैटेगरी में होते हैं, यानी इनका आकार पहले से ही 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। बस ये है कि कई सारे बहुलक आपस में जुड़ जाएंगे, किसका निर्माण होगा, वृहत आणविक कोलाइड का, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है, इस प्रकार के कोलाइडी कण स्वयं ही कोलाइडी आकार के होते हैं। स्वयं ही क्या होते हैं, कोलाइडी आकार के होते हैं। लेकिन इसमें क्या था, ये कोलाइडी आकार के नहीं थे। नेक्स्ट ये बोल रहा है इनका अनुभार उच्च होता है। अब कई सारे बहुलक आपस में जुड़ेंगे, कई सारे एकलक जुड़ के आपस में बहुलक बनाएंगे, बहुलक आपस में जुड़ेंगे तो जो उनका अनुभार होगा वो क्या होगा, उच्च तो होगा ना, अनुभार ज्यादा ही तो होगा। इसमें अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रोटीन, सेलुलोज, जो कि आपके बहुलक के क्या है, एग्जाम्पल है। आपने पढ़ा होगा प्रोटीन जो होता है वो आपके अमीनो अम्लों के पुनरावृत्ति से बनते हैं। कई सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, प्रोटीन का निर्माण होगा, तो वहां पर अमीनो अम्ल एकलक का काम करता है, प्रोटीन बहुलक का, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आपका टॉपिक है संगुणित कोलाइड। संगुणित कोलाइड को एक और नाम से जानते हैं हम, सहचारी कोलाइड। एक और किस नाम से जानते हैं, सहचारी कोलाइड। देखो संगुणित कोलाइड की बात करें, सहचारी कोलाइड की बात करें तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। चलो इससे पहले ना आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इधर वाला रफ कर दूंगी और वो आपको समझाऊंगी। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब अपने बात करेंगे सहगुणित कोलाइड के बारे में, जिसे अपने क्या बोलते हैं, सहचारी कोलाइड। देखो सहगुणित कोलाइड के अंदर क्या होता है कि जब सहगुणित कोलाइड की अगर कुछ आम बातें बताए तो जब ये निम्न सांद्रता पर होता है तब तो ये एक सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जब ये उच्च सांद्रता पर होता है तो ये कोलाइडी विलयनों की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। इसमें अगर हम इसको अच्छे से समझे तो इसमें क्या होता है, एक आपको फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जिसे अपने है RCOONA, ठीक है, जिसे अपने साबुन का फॉर्मूला बोलते हैं। वैसे तो एक्चुअली साबुन का फॉर्मूला सही मायने में होता है C17H35 COONA, जिसे अपने बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। क्लियर बात। वैसे तो सोडियम स्टीरेट जो होता है साबुन का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पे C17H35 जो होता है वो अपने हाइड्रोकार्बन मान के चलते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे R यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका RCOONA है ये आपका टूट जाता है RCOO- Na+, इसमें क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है।
अब देखो, जब आपका ये RCONA जब आपका ये कम सांद्रता पर होता है, ठीक है, यानी जब इसकी सांद्रता बहुत कम होती है, तब तो ये सिर्फ विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है। आपको पता है विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करने के लिए जरूरी है कि उसमें मुक्त आयन बनते हो, उसमें आयन बनते हो। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी में विद्युत धारा प्रवाह करानी है तो दो कंडीशन जरूरी है, या तो उसमें आयन बने या फिर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाए। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपके पास है तो आप विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आयन बन रहे हैं ना। तो आयन बन रहे हैं तो अपने कह सकते हैं कि इसमें आपके विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। बात यह है कि जब ये आयन आपके निम्न सांद्रता पर होती है, यानी बहुत कम इसकी सांद्रता होती है, तब तो ये व्यवहार करता है विद्युत अपघट्य की भांति। देखो, सांद्र में और तनु में क्या डिफरेंस है। सांद्र और तनुता की अगर हम बात करें, जैसे मान लो एक गिलास पानी लिया आपने, ठीक है, आपने क्या लिया, आपने एक गिलास पानी लिया। अब इस एक गिलास पानी के अंदर अगर आप 10 चम्मच चीनी घोल देते हो, कितने चम्मच चीनी घोल रहे हो, 10 चम्मच चीनी घोल रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ ये सांद्र है या तनु है, आप नहीं बता सकते। आपको मैं तभी बता सकोगे जब मैं कंपेयर में एक और चीज दे दूं, ठीक है। मैंने आपको कह दिया कि ये आपके पास वही एक गिलास पानी है और अब इसमें 50 चम्मच चीनी है, ठीक है। कितना चीनी है इसमें, 50 चम्मच चीनी है। अब मैंने कहा कि बताओ इन दोनों में से सांद्र कौन सा हुआ। अगर मैंने इन दोनों में से आपसे सांद्र पूछना है, देखो सीधी सी बात है, अब इसमें जो आपका पानी है, मान लो ये पानी जो है वो आपका है एक गिलास। अब एक गिलास पानी के अंदर एक तो 10 चम्मच चीनी है, दूसरा आपके पास है एक गिलास पानी और इसमें आपका 50 चम्मच चीनी है। यानी प्रत्येक अणुओं में, जो प्रत्येक अपने बोल सकते हैं विलायकों में जो विलय की मात्रा है वो किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। प्रत्येक विलायक के अणुओं में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है वो किसको बताती है, वो बताती है सांद्रता को। और आपको यहाँ पे साफ ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो प्रत्येक विलायक के एक एक अणु होंगे ना, इसमें विलय की जो मात्रा होगी इसकी तुलना में इसमें कम है और इसकी तुलना में इसमें ज्यादा है। नॉर्मल बात है। देखो, ये तो वो कहते हैं ना जनरल IQ लेवल है, वो सभी को पता होता है। 10 चम्मच चीनी घोला है, 50 चम्मच चीनी घोला है, 10 वाला गाढ़ा कम होगा, 50 वाला बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा। अपने आम भाषा में बोले, जो जितना ज्यादा गाढ़ा है सांद्रता की मात्रा उसमें उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखो सीधी सी बात है, जब अपने बात कर रहे हैं कि जब निम्न सांद्रता की बात कर रहे हैं, यानी वहां पर जो आपका ये जो आपका स्टीरेट बन रहा है, सोडियम स्टीरेट बन रहा है, या फिर अपने बोल सकते हैं जो आपका ये तत्व है जहां पर इसकी सांद्रता कम होगी वो तो विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन जब इसकी सांद्रता बहुत उच्च हो जाएगी तो अब ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, तब ये आपका व्यवहार करेगा कोलाइडी विलयनों की भांति। क्लियर बात। अब नेक्स्ट आता है, क्योंकि उनके कणों का सहगुणन हो जाता है। सहगुणन का मतलब होता है कि कण पास पास आ जाते हैं, कण पास पास आ जाते हैं। इसको हम समझेंगे मिसेल निर्माण की क्रियाविधि में कि देखो जैसे ही कण पास पास आएंगे ना तो उसे अपने कहते हैं मिसेल, उसे अपने क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो मिसेल जो है इसके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं, फिलहाल ये 2 लाइनें देख लो। आगे इसने बोला है मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, ठीक है। एक लाइन रहेगी, संगत सांद्रता को क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं, यानी जिस कंसंट्रेशन पर, जिस सांद्रता पर विद्युत अपघट्य आपके कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करता है उस सांद्रता को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता बोलते हैं। यानी वो एक फिक्स मान है, उस फिक्स मान को अपने क्या बोलते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। और मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर मिसेल का निर्माण होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, क्राफ्ट ताप बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम समझेंगे मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। देखो, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि की बात करें ना तो मिसेल का निर्माण होता कैसे है। आम भाषा में अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी कपड़ा है,
कोई भी कपड़ा आपके पास, मान लो XYZ, कोई रुमाल मान लो, कोई कपड़ा मान लो। अब इस कपड़े में ना आपके यहाँ पर क्या लग गया, ग्रीस लग जाता है या कोई भी दाग लग जाता है। दाग लग जाता है तो आप क्या करते हो, इस पे साबुन रब करते हो, साबुन रगड़ते हो इसके ऊपर। साबुन रगड़ने के बाद, ठीक है, साबुन रगड़ने से क्या होता है कि साबुन का फॉर्मूला क्या है, C17H35CONA, ठीक है। तो इसके ऊपर इसके कण आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप इसको पानी के अंदर डालते हो, इसको अच्छे से रगड़ते हो, तो क्या होता है कि जो आपका C17H35COONA है ना, वो आपका आयनों में टूट जाता है, यानी RCOO- और Na+ में टूट जाता है। और वो किस तरीके से टूटता है तो आपको ध्यान में रखना है। ये जो आपकी संरचना है ना, इसकी कंप्लीट की अगर मैं संरचना बनाऊं तो इस तरीके से बनती है, ठीक है, इस तरीके से। समझ आई बात। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे तो हम बोलते हैं द्रव विरागी हिस्सा, इसे अपने बोलते हैं द्रव या फिर जल विरागी हिस्सा। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। इसे अपने क्या बोलते हैं, जल विरागी हिस्सा। और जो ये वाला हिस्सा है, इसे अपने बोलते हैं जल स्नेही हिस्सा, ठीक है। अब जल स्नेही हिस्सा, ये जो संरचना आपकी बनी है ना, ये किसकी है, इसकी है। ये संरचना किसकी है, आपकी RCO- की है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना है, ये आपका हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, यानी ये पूरी R की संरचना है। यानी अगर इसके हिसाब से देखें तो C17H35 है ये आपका। और जो ये आपको गोल सा दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ पर COO- होता है। क्या होता है आपका, COO-। देखो एक्चुअल के अंदर तो वैसे तो आपका ये होता है, ठीक है, पूरी संरचना तो ये बनती है। लेकिन जैसे ही आप इसको पानी में डालते हो ना, पानी में डालने के कारण ये जो Na वाला हिस्सा होता है, ये आपका बाहर हो जाता है, बच क्या जाता है, ये वाला हिस्सा जिसे अपने जल विरागी हिस्सा बोलते हैं, और ये CO- हिस्सा जिसे अपने जल स्नेही बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आपकी स्ट्रक्चर होती है ना, ये क्या करता है कि आपकी जो दाग है, इसकी चारों ओर इस तरीके से, इसके चारों ओर इस तरीके से जुड़ जाते हैं, ठीक है। जुड़ने के बाद ये क्या करते हैं, ये इस दाग को खींच लेते हैं, इस तरीके से खींच लेते हैं, दाग बाहर निकल जाता है, ठीक है। और फिर जब आप देखते हो, जब आप कपड़े वगैरह धो लेते हो, आप देखते हो जब आप कपड़े वगैरह धोते हो, ठीक है, आपने देखा, आपने एक बाल्टी पानी बिल्कुल साफ भरा होता है, फिर जब आप साबुन से धोने के बाद उस कपड़े को उस पानी में से निकालते हो, आप देखते हो कि पानी जो है ना, कपड़ा साफ हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है, पानी का रंग बदल जाता है, क्योंकि उसमें साबुन के कण आ जाते हैं, ठीक है, उसमें झाग आ जाता है। साथ ही साथ जब आप उस पानी को गेरोगे ना, तो आप देखोगे कि उसके सतह पर मिट्टी जम जाती है। मिट्टी देखा होगा आपने, मिट्टी जम जाती है। जिन्होंने नहीं देखा उन्हें वो जाके देखना, जब आपकी मम्मा कपड़े धोते हो तब आप जाके देखना जरूर, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि देखो, अपना जो केमिस्ट्री है ना, वो अपने चारों तरफ है। साइंस अपने एनवायरनमेंट में है, अपने घर में है, अपने घर से बाहर निकलते हैं तो भी साइंस है, घर के अंदर है तो भी साइंस है। पर ये बात है कि अगर हम उसको अपने जनरल जो अपने जो आसपास हो रही घटनाओं से अगर अपने ज्वाइंट करके देखें ना, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ आती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब बात आती है कि ये जो संरचना बनती है ना पिंजर के समान, इसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल निर्माण। इसे अपने क्या बोलते हैं, मिसेल। इसे अपने मिसेल की संरचना बोलते हैं। ये जो संरचना बनी है, ये है आपकी मिसेल कण की संरचना। अब आप बोलोगे कि मैम ये सारी बातें समझ आ गई, लेकिन ये जो आपकी संरचना बन रही है, इसने इस दाग को खींचा कैसे, इसने इस दाग को निकाला कैसे, तो इस चीज को भी समझना। देखो होता क्या है, मान लो ये क्या है, आपके पास बाल्टी है, ठीक है, ये आपने बाल्टी या टब कुछ भी ले रखा है, और इसमें आपका क्या है, कपड़ा है इस तरीके से, ठीक है। इस कपड़े पे क्या लगा है, आपका दाग लगा है, जो ग्रीस का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें भी आपका क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से, पानी भरा हुआ है। अब देखो, मैंने आपको कहा कि जैसे आपने इस कपड़े पे साबुन लगाया, आप इसके अंदर पानी के अंदर डाल दो साबुन लगाने के बाद, तो इसके ऊपर पहली बात तो कैसी संरचना बनेगी, मिसेल के समान संरचना बनेगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। यानी इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या हो जाएगा, संरचना बन जाएगी।
ठीक है। अब क्या होता है, देखो सोडियम जो होता है वो तो पहले गिर जाता है, सोडियम का यहाँ कोई काम नहीं है। अब ना एक चीज आपने सुना होगा, मैंने मेरे से सुना होगा आपने, मैंने आपको बताया है कि समान समान को घोलता है। अब देखो उसका यहाँ पे कैसे यूज होता है। आपको पता है कि जो हमारा जल होता है ना, H2O होता है, वो आपका ध्रुवीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से। आपको पता है इसमें जो ऑक्सीजन होता है ये आपका पार्शियल डेल नेगेटिव होता है, ये आपका डेल पॉजिटिव, और ये भी आपका डेल पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी मैं बोल सकती हूँ ये आपका क्या है, ध्रुवीय प्रकृति का है, यानी आयनिक प्रकृति का एक टाइप से। ठीक है, जल आपका क्या है, ध्रुवीय प्रकृति का है। अब ये जो जल है ना, वो किसको आकर्षित करेगा? जल आकर्षित करेगा किसको? आपके ये जो COO माइनस वाला हिस्सा, उसको। ये H प्लस आकर्षित करेंगे किसको? COO माइनस वाले हिस्से को। भाई इस चीज को ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, बिल्कुल। अब देखो जो जल है वो आकर्षित कर रहा है किसको? COO माइनस को। अभी जो COO माइनस है वो किससे जुड़ा हुआ है? R से। अगर आप इसको खींचोगे तो ये R को भी साथ में लेके आएगा। अब जो R है, जो एल्किल ग्रुप है, आपको पता है एल्किल ग्रुप जो होता है ये आपका अध्रुवीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? अध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ग्रीस का दाग लगा हुआ है ये भी क्या है? आपका अनआयनिक है, यानी अध्रुवीय प्रकृति का है, अनआयनिक है। अब देखो ये जो आपका अनआयनिक है ना, ये आपका एल्किल जो है ग्रुप, वो किससे जुड़ा हुआ है? आपके ग्रीस से। अगर आपका जल खींचेगा COO माइनस को, तो जल के खिंचाव के कारण CO माइनस ऊपर उठेगा। CO माइनस के साथ जुड़ा हुआ है आपका एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप भी साथ में आएगा। एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है अनआयनिक जो आपके दाग है, यानी मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अनआयनिक जो आपका ग्रीस है, ये भी क्या होगा? ये भी इसके साथ आएगा। अब देखो आकर्षण हुआ सिर्फ जल का, जल के साथ साथ COO आया, COO के साथ साथ R आया, R के साथ साथ ग्रीस आया, तो इस तरीके से आपका ये दाग पूरा नीचे बैठ जाता है, कपड़े से अलग हो जाता है। समझ आई बात? अगर देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और मेरी मेहनत जो है अगर फायदेमंद है, तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब भी किया करो। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा जितना कर सकती हूँ करूँ, और मुझे पता है मैं अपना 100 देती हूँ, और मैं जितना भी कर सकती हूँ ना पूरा अपना एफर्ट लगा देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखो भाई, बात चल रही थी सैगुनित कोलाइड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया कि जो सैगुनित कोलाइड की अगर हम बात करें, इसे सहचारी कोलाइड भी कहते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, जब ये निम्न सांद्रता पर होता है तब तो ये आपके विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब ये आपके उच्च सांद्रता पर होते हैं तब ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं? भाई कोलाइडी विलयनों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका क्या हो जाता है? सैगुणन हो जाता है। यही होता है ना, सैगुणन हो रहा है, पिंजर के समान संरचना बन रही है। नेक्स्ट है, इन सैगुणित कणों को मिसेल कण कहते हैं। इन सैगुणित कणों को क्या कहा जाता है? मिसेल कण कहते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, एवं संगत सांद्रता को क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं, यानी जिस कंसंट्रेशन पर इस मिसेल कण का निर्माण हो रहा है, जिस सांद्रता पर मिसेल कण का निर्माण हो रहा है, उस सांद्रता को आप क्या बोलोगे? मिसेल सांद्रता बोलोगे। मिसेल केवल एक निश्चित ताप पर, ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं? क्राफ्ट ताप बोलते हैं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि ये जो आपका होता है RCO माइनस, वो किस में टूटता है? RCOO माइनस और Na+ में टूटता है। ठीक है, मैंने कहा था ये साबुन का क्या है? पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? सोडियम, और इस पूरे को अपने बोले स्टीरेट। ठीक है, यहाँ पर जो अपने इस तरीके से संरचना बनाते हैं, ये जल विरागी हिस्सा होता है, जिसे अपने हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा बोलते हैं, और ये आपका जल स्नेही हिस्सा होता है, जो आपका COO माइनस वाला हिस्सा होता है। मैंने क्या बताया था? ये वाला हिस्सा क्या होता है? आपका हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा होता है, हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा होता है, और ये तो आपका है CO माइनस। ठीक है, जैसे ही हम इसको जल में डालते हैं, आपका जो सोडियम है वो अलग हो जाता है, और आपके जो कपड़े पर आप साबुन रब कर रहे हो, उसको धो रहे हो, वो इस तरीके से इसके चारों ओर क्या होते हैं? मिसेल के नाके जुड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? ये तो हमने नॉर्मल समझा था, लेकिन एक्चुअल में दाग बाहर निकलता कैसे है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया कि मान लो एक बाल्टी पानी है, इसमें आपका कपड़ा रखा हुआ है और इसमें दाग लगे हुए हैं।
क्या होता है कि जो मिसेल कण होते हैं वो पहली बात तो इसके चारों ओर आके चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या होता है कि जो आपका जल है वो किसको अट्रैक्ट करता है, COO- को। CO- के साथ कौन जुड़ा हुआ है, R। अगर CO- बाहर आएगा तो R भी बाहर आएगा। R के साथ कौन जुड़ा हुआ है, आपका ग्रिस। अगर आपका R भी बाहर आएगा तो वो ग्रिस को भी बाहर लेके आएगा। इस तरीके से आपके कपड़े की पूरी तरीके से सफाई हो जाती है। और यही था आपका जो टॉपिक है, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर समझ आ जाता है तो लाइक करना और इसका जल्द से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आई होप आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जितने भी डाउट्स है वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। 12th में अच्छे नंबर लाइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।